आज हम पढ़ रहे हैं राग दरबारी का आगे का चैप्टर। ठीक, शुरू करते हैं कि छत के ऊपर एक कमरा था जो हमेशा संयुक्त परिवार की पाठ्य पुस्तक जैसा खुला पड़ा रहता था। कोने में रखी हुई मुद्दरों की जोड़ी इस बात का ऐलान करती थी कि सरकारी तौर पर यह कमरा बद्री पहलवान का है। वैसे परिवार के दूसरे प्राणी भी कमरे का अपने अपने ढंग से प्रयोग करते थे। घर की महिलाएं कांच और मिट्टी के बर्तनों में ढेरों अचार भरकर छत पर धूप में रखती थीं और शाम होते होते कमरे में जमा कर देती थीं। यही हाल छत पे सूखने वाले कपड़ों का भी था। कमरे के आर पार एक रस्सी लटकती थी जिस पर शाम के वक्त लंगोट और चोलियां, अंगोछे और पेटीकोट साथ साथ झूलते नजर आते थे। वैद्य जी के दवाखाने की अनावश्यक शीशियां भी कमरे की एक अलमारी में जमा थी। प्रायः सभी शीशियां खाली थीं। उन पर कुछ चिपके हुए सचित्र विज्ञापन, इस्तेमाल के पहले शीर्षक पर अर्धमानव की तस्वीर से और इस्तेमाल के बाद शीर्षक के अंतर्गत एक ऐसे आदमी की तस्वीर से जिसकी मूछें ऐंठी हुई हैं, लंगोट कसा हुआ है और परिणामतः स्वस्थ और बहुत अच्छा है। पता चलता है कि ये वही शीशियां हैं जो हजारों इंसानों को शेर के मानिंद बना देती हैं। यह दूसरी बात है कि वे अपने गुसलखाने और शयनकक्ष में ही कमर लपलपाते हुए शेर की तरह घूमते रहते हैं, बाहर बकरी के बकरी बने रहते हैं। एक साहित्य है जो गुप्त कहलाता है, जो भारत में अंग्रेजी राज जैसी पुस्तकों से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसका छपना 1947 से पहले तो जुर्म था ही, आज भी जुर्म है। बहुत सी दफ्तरों की किताबों की तरह गुप्त होकर भी गुप्त नहीं रहता है, जो आहार, निद्रा, भय आदि में फंसे हुए आदमियों की जिंदगी में एक बड़े सुखद लिटरेरी सप्लीमेंट का काम करता है, जो विशिष्ट साहित्य और जन साहित्य की बनावटी श्रेणियों को लांघ कर व्यापक रूप से सबके हृदयों में प्रतिष्ठित है। वैसे उसमें कोई खास बात तो नहीं है, सिर्फ यही बताया गया है कि किसी आदमी ने किसी आदमी का या औरत के साथ किस तरह बर्ताव किया। यानी उसमें सुमित्रा नंदन पंत की दार्शनिक भाषा में कहा जाए, मानव मानव का चरित्र संबंधों का वर्णन रहता है। इस कमरे का प्रयोग ऐसे साहित्य के अध्ययन के लिए भी होता था और वह अध्ययन जाहिर है परिवार के अकेले विद्यार्थी होने के नाते रुपन बाबू करते थे। रुपन बाबू कमरे का प्रयोग और कामों के लिए भी करते थे, जिस सुख के लिए दूसरे लोगों को रोटी के टुकड़े, पेड़ों की छाँव, कविता, शराब की सुराही, प्रेमिका आदि उमर ख़यामी पदार्थों की ज़रूरत होती है, वही सुख रुपन बाबू इस कमरे में अपने आप खींच लेते हैं। परिवार के सभी लोग शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का नारा बुलंद करने वाले इस कमरे को देखकर लोगों के मन में स्थानीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा पैदा हो सकती थी। इसे देख लेने पर कोई भी समाजशास्त्री यह नहीं कह सकता था कि पूर्वी गोलार्ध में संयुक्त परिवार की व्यवस्था को कोई भी कहीं से खतरा है। यही कमरा रंगनाथ को भी रहने के लिए दिया गया था। उसे यहाँ तकरीबन 4-5 महीने रहना था। वैद्य जी ने ठीक ही बताया था। एमए करते करते किसी भी सामान्य विद्यार्थी की तरह वह कमज़ोर पड़ गया था, उसे बुखार रहने लगा था। किसी भी सामान्य हिंदुस्तानी की तरह उसने डॉक्टरी चिकित्सा में विश्वास न रखते हुए भी डॉक्टरी दवा खाई, उससे वह भी बिल्कुल ठीक नहीं हो पाया था। किसी भी सामान्य शहरार्थी की तरह उसकी आस्था थी कि शहर की दवा और देहात की हवा बराबर होती है, इसलिए वह वहाँ रहने चला आया था। किसी भी सामान्य मूर्ख की तरह उसने एमए करने के बाद तत्कालीन नौकरी ना मिलने के कारण रिसर्च करना शुरू कर दी थी, पर किसी भी सामान्य बुद्धिमान की तरह वह जानता था कि रिसर्च करने के लिए विश्वविद्यालय में रहना और नित्य प्रत्य पुस्तकालय में बैठना ज़रूरी नहीं है। इसलिए उसने सोचा था कि कुछ दिन वह गांव में रहकर आराम करेगा, तंदुरुस्ती बनाएगा, अध्ययन करेगा, ज़रूरत पड़ने पर शहर जाकर किताबों की अदला बदली कराएगा और वैद्य जी को हर स्टेज पर स्पष्ट भाषा में यह कहने का मौका देगा कि काश हमारे नवयुवक निकम्मे ना होते तो हम बुजुर्गों को यूँ जिम्मेदारियां ना उठानी पड़ती।
ऊपर का कमरा काफ़ी बड़ा था। उसके एक हिस्से पे रंगनाथ ने आते ही अपना व्यक्तिवाद फैला दिया था। उसकी सफाई करके चारपाई स्थायी रूप से डाल दी गई थी। उस पर एक स्थायी बिस्तर पड़ गया था। पास की एक अलमारी में उसकी किताबें लगा दी गई थी। उनमें जेबी जासूस या गुप्त साहित्य के प्रवेश का निषेध कर दिया गया था। वहीं एक छोटी सी मेज और कुर्सी भी कॉलेज से मंगाकर लगा दी गई थी। चारपाई के पास ही दीवार में एक खिड़की थी जो खुलने पर बागों और खेतों का दृश्य पेश करती थी। यह दृश्य रंगनाथ की जिंदगी को कविता में बनाने का काम आता था और वहाँ उसे सचमुच कभी कभी लगता था कि उसके सामने ना जाने वर्ड्सवर्थ, कितने रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कितने गुरु भगत सिंह एक और कृष्णा बजा रहे हैं और उनके पीछे अनगिनत आंचलिक कथाकार मुंह की तुहारी लगाए सांस फुलाए हुए बैठे हैं। रूपन बाबू कहीं से कुछ ईटा रोड़ा उठा लाए थे और उसे जोड़ गाड़ कर उन्होंने एक रेडियो जैसा तैयार किया था। कमरे के ऊपर बांसों और आसपास के पेड़ों के सहारे उन्होंने लंबे लंबे तार दौड़ा दिए गए थे, जिससे लगता था कि वहाँ एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसमिशन स्टेशन है। पर अंदर का रेडियो एक हेडफोन के सहारे सुना जा सकता था, जिसे कानों से चिपकाकर रंगनाथ कभी कभी स्थानीय खबरें और वैष्णवी संतों के शोकपूर्ण भजन सुन लेता था और इत्मीनान कर लेता था कि ऑल इंडिया रेडियो अब भी वैसा ही है जैसे पिछले दिनों में था और हजार गालियां खाकर भी वह बेहया पुराने डर्रे से टस से मस नहीं हुआ है। रंगनाथ का कार्यक्रम वैद्य जी की सलाह से बना था। बहुत सवेरे उठना, उठकर सोचना कि कल का खाया हुआ हजम हो चुका है, तांबे के लोटे में रखा हुआ ठंडा पानी पीना, दूर तक टहलने निकल जाना, नित्य क्रम टहलते हुए लौटना, मुंह हाथ धोना, लकड़ी चबाना, उसी क्रम में लगे हाथ दांत साफ करने, गुनगुने पानी से कुल्ला करना, व्यायाम करना, दूध पीना, अध्ययन करना, दोपहर का भोजन करना, विश्राम, सायंकाल टहलने जाना, लौटकर फिर साधारण व्यायाम, बादाम, मुनक्के आदि के द्रवों का प्रयोग, अध्ययन, भोजन, अध्ययन, शयन। रंगनाथ ने इस पूरे कार्यक्रम को ईमानदारी से अपना लिया था। इसमें सिर्फ इतना संशोधन हुआ था कि अध्ययन की जगह वैद्य जी की बैठक में गंजों की सोबत ने ले ली थी, क्योंकि इससे रंगनाथ के वीर की प्रतिरक्षा को कोई खतरा नहीं था और कुल मिलाकर उसके पूर्व दैनिक कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ता था। इसलिए वैद्य जी को इस संशोधन से कोई एतराज न था, बल्कि एक तरह से वैसे पसंद करते थे कि एक पढ़ा लिखा आदमी उनके पास बैठा रहता है और बाहरी आदमियों के सामने परिचय कराने के लिए हर समय तैयार मिलता है। कुछ ही दिनों में रंगनाथ को शिवपालगंज के बारे में ऐसा लगने लगा था कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वह यहाँ है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। उसे जान पड़ा कि हम भारतवासी एक हैं और हर जगह हमारी बुद्धि एक सी है। उसने देखा कि जिसकी प्रशंसा में सभी मशहूर अखबार पहले पृष्ठ से ही मोटे मोटे अक्षरों में चिल्लाना शुरू करते हैं, जिसके सहारे बड़े बड़े निगम, आयोग और प्रशासन उठते हैं, गिरते हैं, घसीटते हैं, वह दावपेच और पैतरेबाजी अखिल भारतीय प्रतिभा यहाँ कच्चे माल के रूप में इफरात में फैली पड़ी है। ऐसा सोचते ही भारत की सांस्कृतिक एकता में उसकी आस्था और भी मजबूत हो गई। पर कमजोरी सिर्फ एक बात को लेकर थी। उसने देखा कि इस शहर में वाद विवाद का एक नया रूप पुरानी और नई पीढ़ी को लेकर उजागर हो रहा है। उसके पीछे पुरानी पीढ़ी का यह विश्वास है कि हम बुद्धिमान हैं और हमारे बुद्धिमान हो चुकने के बाद दुनिया में बुद्धि नाम का तत्व खत्म हो गया है और नई पीढ़ी के लिए उसका एक कतरा भी नहीं बचा है। वहीं पर नई पीढ़ी की यह आस्था है कि पुरानी पीढ़ी जड़ थी, थोड़े से ही खुश हो जाती थी और अपने समाज के प्रति ईमानदार ना थी, जबकि हम चैतन्य हैं, किसी भी हालत में खुश नहीं होते हैं और अपने प्रति ईमानदार हैं और समाज के प्रति कुछ नहीं है, क्योंकि समाज कुछ नहीं है। यह वाद विवाद खास तौर पर साहित्य और कला के क्षेत्र में ही चल रहा था, क्योंकि औरों के मुकाबले वाद विवाद के लिए साहित्य और कला के क्षेत्र में ही ज़्यादा से ज़्यादा फैलावदार और कम से कम हानिकारक है।
पिछली पीढ़ी के मन में अगली पीढ़ी को मूल और अगली पीढ़ी के मन में पिछली पीढ़ी को जोकर समझने का चलन वहाँ इतना बढ़ गया था कि अगर क्षेत्र साहित्य या कला का ना होता तो अब तक गृह युद्ध हो चुका होता। रंगनाथ कुछ दिनों तक समझ रहा था कि शिवपालगंज में अभी भी ऐसे पीढ़ी संघर्ष का उदय नहीं हुआ है, पर एक दिन उसका भ्रम दूर हो गया। उसने देख लिया यहाँ भी उसी तरह का संघर्ष है। वह समझ गया कि यहाँ की राजनीति इस पहलू से भी कमज़ोर नहीं है। बात एक 14 साल के लड़के को लेकर चली थी। एक शाम बैठक में किसी आदमी ने शिवपालगंज के उस लड़के का जीवन चरित्र बताना शुरू किया। उससे प्रकट हुआ कि लड़के में बदमाश बनने की क्षमता कुछ इस तरह से पनपी थी कि बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक और समाज वैज्ञानिक उसे प्रभु का चमत्कार मानने को मजबूर हो गए थे। सुना जाता है कि अमेरिका से पढ़कर लौटे हुए विद्वानों ने उस लड़के के बारे में छानबीन की। उन्हें टूटे हुए परिवार, बुरी सोहबत, खराब वातावरण, अपराधशील वंश परंपरा आदि रटी रटाई किताबी थ्योरियों ने उस पर खपाना चाहा, पर लड़के ने खपने से इनकार कर दिया। बाद में विद्वान इस नतीजे पर पहुंचे कि हो ना हो वह प्रभु का चमत्कार। वास्तव में इससे इन विद्वानों की अयोग्यता नहीं, अपने देश की योग्यता ही प्रमाणित होती है, जो आजकल अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान आदि के क्षेत्र में ऐसी ऐसी वैवाहिक समस्याएं चुटकियों में पैदा कर सकता है कि अमेरिका में कीमती कागजों पर छपी हुई किताबों की बेशकीमती सिद्धांत खोज साबित होने लगते हैं और उनका हाल निकालने के लिए बड़े बड़े भारतीय विद्वानों को घबराकर फिर अमेरिका की ओर भागना पड़ता है। इस लड़के की केस हिस्ट्री ने कुछ ऐसा ही तहलका मचा दिया था कि बहुत से विद्वानों ने अपनी अपनी अमेरिकी यात्रा में उसका समाधान ढूंढने की प्रतिज्ञा कर डाली थी। लड़का शिवपालगंज के इतिहास में अचानक ही 2-3 साल के लिए उदित हुआ, चमका, फिर पुलिस की झड़प, वकीलों के व्याख्यान, मजिस्ट्रेट की सजा को निसंग भाव से हजम करता हुआ बाल अपराध जेल के इतिहास का अंग बना दिया गया। वहीं पता चला कि उस लड़के का व्यक्तित्व चरित्र देश के विद्वानों के लिए सामान्य बना हुआ है और उसे सुलझाने के लिए भारतवर्ष और अमेरिका की मित्रता का सहारा लिया जाने वाला है। यह बात शिवपालगंज में आते आते लोक कथा बन गई थी और तब से वहाँ उस लड़के की लीला का वर्णन बड़े अभिमान के साथ किया जाने लगा था। रंगनाथ को बताया गया था कि वह लड़का 10 साल की उम्र में इतना तेज दौड़ने लगा था कि 15 साल के लड़के भी उसे पकड़ नहीं पाते थे। 11 साल की उम्र में वह रेल में बिना टिकट चलने और टिकट चेकर को घात देने में उस्ताद हो गया था। 1 साल बाद वह मुसाफिरों को देखते देखते सामान कुछ इस तरह से गायब कर देता था कि जैसे लोकल एनेस्थीसिया देखकर होशियार सर्जन ऑपरेशन कर डालते हैं और मेज पर लेटे हुए आदमी को पता ही नहीं चलता कि शरीर का हिस्सा कहाँ चला गया। इस तरह की चोरी में उसकी ख्याति सबसे ज़्यादा इस आधार पर हुई कि वह कभी पकड़ा नहीं गया। बाद में 14 वर्ष की अवस्था में जब पकड़ा गया तो पता चला कि वह ऊपर का शीशा तोड़कर दरवाजे के भीतर सिटकनी खोलने की कला में दक्ष हो चुका है। बंगलों में चोरियां करता है और चोरियों भी रोशनदान से नहीं बल्कि उपयुक्त तरकीब से दरवाज़ा खोलकर भले आदमी की तरह कायदे रास्ते मकान में घुसकर करता है। इस लड़के की प्रशंसा करते करते किसी आदमी ने बहराम चुट्टे का जिक्र किया, जो किसी ज़माने में उस क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व का चोर माना जाता था। पर उसका नाम सुनते ही लड़के ने बड़े ज़ोर शोर से विरोध किया और बातर्ज विधानसभा की स्पीच के बिना किसी तर्क के सिर्फ आवाज़ ऊंची करके साबित करने की कोशिश की कि बहराम चुट्टा भी कोई चुट्टा था। राम स्वरूप ने 12 साल की उम्र में जितना उठा फेंक दिया, बहराम चुट्टा जन्म भर भी हिलाए ना हिलेगा। रंगनाथ को इस बातचीत में पीढ़ी संघर्ष की झलक दिखाई दी। उसने सनीचर से पूछा, क्या आजकल के चोटे सचमुच में ऐसे ही 30 मार खाए हैं? पहले भी तो एक से एक खतरनाक चोटे हुआ करते थे।
सनीचर उस उम्र का था जिसे नई पीढ़ी वाले पुरानी के साथ और पुरानी पीढ़ी वाले नई के साथ लगाते हैं, और आयु को लेकर पीढ़ियों में वैज्ञानिक विभाजन ना होने के कारण जिसे दोनों वर्गों से अलग समझते हैं। इस कारण उसके ऊपर किसी भी पीढ़ी का समर्थन करने की मजबूरी ना थी। साहित्य और कला के सैकड़ों आलोचकों की तरह सिर हिलाकर अपनी राय देने से कतराते हुए वह बोला, "हाँ भैया रंगनाथ, पहले के लोगों का हाल ना पूछो। यहीं ठाकुर दूरबीन सिंह थे, मैंने उनके दिन भी देखे हैं, और आज करके लौंडों के भी हाल ना पूछो। आज से लगभग 30 साल पहले जब आज की पीढ़ी पैदा नहीं हुई थी, और हुई भी थी तो यशस्वी रहे हे प्रभु हे मुरारी, चिरंजीवी राजा या रानी हमारे, या खुदाया जॉर्ज पंजुम की हिफाजत कर का कोरस गाने के लिए हुई थी। शिवपालगंज के सबसे प्रमुख गंजय का नाम ठाकुर दूरबीन सिंह था। उनके माँ बाप ने उनके नाम के साथ दूरबीन लगाकर शायद चाहा था कि उनका लड़का हर काम वैज्ञानिक ढंग से करे। बड़े होकर उन्होंने ऐसा किया भी। जिस चीज़ में उन्होंने दिलचस्पी दिखाई उसे बुनियाद से पकड़ा। उन्हें अंग्रेजी कानून कभी अच्छा नहीं लगा, इसलिए जब महात्मा गांधी सिर्फ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की तैयारी कर रहे थे, उन दिनों दूरबीन सिंह ने इंडियन पेनल कोड के सभी दफाओं को एक एक करके तोड़ने का बुनियादी काम शुरू कर दिया था। स्वभाव से वे बड़े परोपकारी थे। परोपकार एक व्यक्तिवादी धर्म है और उसके बारे में हर व्यक्ति की अपनी अपनी धारणा होती है। कोई चींटियों को आटा खिलाता है, कोई अविवाहित प्राणों का मानसिक स्वास्थ्य ठीक करने के लिए अपने माथे पर प्रेम के लिए हमेशा प्यार की तख्ती लगाकर घूमता है, कोई किसी को सीधे रिश्वत ना लेनी पड़े इसलिए रिश्वत देने वाले से खुद संपर्क स्थापित करके दोनों पक्षों के बीच दिन रात दौड़ धूप करता रहता है। ये सब परोपकार संबंधी व्यक्तिगत धारणाएं हैं, और दूरबीन सिंह की भी परोपकार के विषय में अपनी धारणा थी। वे कमज़ोर आदमियों की रक्षा के लिए हमेशा व्याकुल रहते थे, इसलिए लड़ाई भिड़ाई के हर मौके पर वे बिना बुलाए पहुंच जाते थे और कमज़ोर की तरफ से लाठी चला दिया करते थे। उन शांतिपूर्ण दिनों में ये सब बातें बांधी दर से चलती थी और सारे इलाके में मशहूर था कि शहर में जैसे बाबू जयराम प्रसाद वकील मारपीट के मुकदमे में खड़े होने के लिए 50 रुपये हर पेशी पर लेते हैं, उसी तरह दूरबीन सिंह भी मुकदमे के पहले मार पिटाई के लिए 50 रुपये लेते हैं। बड़ी लड़ाइयों में जहां आदमी जमा करने पड़ते हैं, यह रकम प्रति व्यक्ति के हिसाब से बढ़ती जाती थी, पर उनकी दरें निश्चित थी और उसमें कोई धोखेबाजी नहीं थी। उन आदमियों को गोश्त और शराब भी देनी पड़ती थी, पर वे स्वयं इन मौक़ों पे गोश्त नहीं खाते थे और शराब नहीं पीते थे, इसलिए उनका पेट हल्का और दिमाग साफ रहता था, जो युद्ध के समय बड़ी वांछनीय स्थिति है। और चूंकि गोश्त और शराब देखकर भी नहीं कहने वाला आदमी सदाचारी कहलाता है, इसलिए वह सदाचारी थे। दूरबीन सिंह की एक विशेषता यह भी थी कि वे सेंध नहीं लगाते थे, वे दीवार फांदने के उस्ताद थे और कहीं भी आसानी से पोल जंप के चैंपियन हो सकते थे। शुरू में रुपए की कमी होने पर वे कभी कभी दीवार फांदने का काम करते थे। बाद में वे ऐसा काम सिर्फ कभी कभी अपने नए चेलों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देने की नीति से करने लगे थे। यह वह जमाना था जब चोर चोर थे और डाकू डाकू। चोर घर में सिर्फ चोरी करने के लिए घुसते थे और एक 5 साल का बच्चा भी पैर पटपटा दे तो जिस सेल से अंदर आए थे उसी से विनम्रता पूर्वक बाहर निकल जाते थे। डाकुओं की दिलचस्पी मारपीट में ज़्यादा होती थी, माल लूटने में कम। इस परिप्रेक्ष्य में दूरबीन सिंह ने अपने इलाके में चोरी करते समय घर में जग जाने वालों को पीटने का चलन चलाया और यह तरीका उनके समसामयिक चोरों में बड़ा लोकप्रिय हो गया। इस तरह दूरबीन सिंह ने चोरों और डकैतों के बीच के फासले को कम करने का एक बुनियादी काम किया और उनकी पद्धतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। पर वक्त की बात
शिवपालगंज में जो बात वक्त के खिलाफ पड़ती थी, वक्त की बात हो जाती थी। पर वक्त की बात यही ठाकुर दुर्बीन सिंह अपने नशेबाज भतीजे का एक जोरदार तमाचा बुढ़ापे में खाकर कुएं की जगत से नीचे गिर गए। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। कुछ दिनों तक कोने में रखी हुई अपनी लाठी को देख देख कर दुर्बीन सिंह अपने भतीजे के मुंह में उसे ठूस देने का संकल्प करते रहे और अंत में लाठी और भतीजे के मुंह को यथावत छोड़कर वे शिवपालगंज की मिट्टी को वीर विहीन बनाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, यानी तय हो गए। सनीचर ने दुर्बीन सिंह के विषय में अपना संस्मरण सुनाया। भैया रंगनाथ, आधी रात थी और मैं भोजपुर के तिवारियों के बाग के बीच से आ रहा था। तब हमारा बचपन था। हम बाघ बकरी को एक निगाह से देखते थे। देह में ऐसा जोश कि हवा में डंडा मारते एक पत्ता भी खड़क जाए तो टक्कर माँ की गाड़ी दे देते थे। तो अंधेरी रात थी, हम हाथ में डंडा लिए सटासट चले आ रहे थे। तभी पेड़ के पीछे से किसी ने कहा, खबरदार। हमने समझा कि कोई जिन्न आ गया। उसके सामने लाठी डंडा सब बेका। मैंने लाल लंगोट वाले का ध्यान किया। पर भैया, लाल लंगोट वाला तो तभी काम देगा जब भूत प्रेत जिन से मुझे हटो। यहाँ पेड़ के पीछे से काला कलूटा गड़ी देह का जवान निकल कर मेरे सामने आया और बोला, जो कुछ है चुपचाप रख दो, धोती कुर्ता भी उतार दो। मैंने मारने के लिए डंडा ताना तो देखा कि चारों तरफ से 5-6 आदमी घेरा डाले हुए हैं। सब बड़ी बड़ी लाठियां और भाले लिए हुए। हमने भी कहा कि चलो सनीचर, तुम्हारी भी जोड़ बाकी आसियत किस। डंडा मेरा तना का तना रह गया, चलाने की हिम्मत ना कभी। एक ने बोला, तान के रह गया क्या, चलाता क्यों नहीं? असल बाप की औलाद है तो चला दे डंडा। गुस्सा तो बड़ा लगा, पर भैया जब गुस्से में बोला तो रोना आ गया। मैंने कहा, भैया जान ले लो, माल ले लो। दूसरे ने कहा, साले अधेल भर की जान, उसके लिए सियार जैसा फेर कर रहा है, इतना माल छोड़े दे रहा है, अच्छी बात है, भर लो सब माल। बस भैया, एक झोला था, उसमें सत्तू था, एक बढ़िया मुरादाबादी लोटा था, मामा के घर से मिला था, फर्स्ट क्लास सूत की डोरी। लोटा क्या था, बिल्कुल बाल्टी था, कुएं से 2 सेर पानी खींचता था। पूड़ियाँ थीं असली घी की। तब यह बनस्पति साला कहाँ चलता था। सब उन्होंने गिनकर धरा लिया। फिर धोती उतरवाई। कंडे में 1 रुपया था, उसे भी छीन लिया। कुर्ते और लंगोट पहने जब मैं खड़ा हो गया तो एक ने कहा, अब अपने मुंह में ताला लगाकर चुपचाप अपने घर चले जाओ। क्यों भय भी किया तो इसी बाग में खोद कर गाड़ दूंगा। मैं चलने को हुआ तो एक ने पूछा, कहाँ रहता है? मैंने कहा, गंजहा हूँ। फिर न पूछो भैया, सब लुटेरा खड़े खड़े मुंह ताकने लगे। किसी ने मुझसे शिवपालगंज मुखिया का नाम पूछा, दूसरे ने लंबरदार का, और तीसरे ने कहा, दुर्बीन सिंह को जानते हो? मैंने कहा, दुर्बीन सिंह की तरफ से लाठी चलाने भी जा चुका हूँ। जब रंगपुर में जमावड़ा हुआ था, सुलह ना होती थी, हजारों लोग वहीं खेत हो जाते। दुर्बीन सिंह को गांव के रिश्ते से काका कहता हूँ। बस राम राम सीताराम। काले आदमियों में जैसे कोई गोरा फौजी आ गया। भगदड़ मच गई। कोई मेरी धोती वापस कर रहा है, कोई कुर्ता, एक ने जूता दिया, एक मेरे हाथ में झोला पकड़ाया, एक मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, तुम्हारी 2 बोरियां खाली हैं, इनके दाम ले लो, पर दुर्बीन सिंह से यह मत बताना कि हमने तुम्हें घेरा था। चाहे तो पैसे ले लो और कहो तो पेट फाड़ कर पूड़ियाँ निकाल दूँ। हमें क्या पता था भैया कि तुम गंजहा हो। फिर तो सब हमें गांव के पास के ताल तक पहुंचाने आए। बहुत रेवी आते रहे। मैंने भी समझा कर उनके आंसू पोंछ दिए। कहा कि जब तुम घर के आदमी निकले हो, फिर पूड़ी खाने का क्या होते, लो 1-2 और खाओ। वह आदमी भागा। कहा, दादा हमने भर पाया, हमें क्या पता था कि तुम गजे हो। बस दादा, दुर्बीन सिंह से ना कहना। हमने कहा, घर चलो, पान पत्ती करके जाना, भूखे हो तो भोजन भाव कर लेना। पर उन्होंने कहा, दादा अब हमें जाने दो, तुम भी जाकर सो।
कल सवेरे तक ये सब भूल जाना, किसी से ना कहना। सो भैया मैं घर आकर पड़ा रहा। सवेरे होते ही मैंने दूरबीन सिंह के जाकर पैर पकड़े और कहा कि दादा, तुम्हारे नाम में लाल लंगोट वाले का जोर है, तुम्हारा नाम लेकर जान बचा पाया हूँ। दूरबीन सिंह ने पाँव खींचे, बोला, जा सनीचर, फिक्र नहीं, जब तक मैं हूँ अंधेरे उजाले में जहाँ मन करे वहाँ घूमा कर, किसी का डर नहीं। सांप बिच्छू से तो खुद निपट ले, बाकी हमारे लिए छोड़ दे। यहाँ सनीचर सांस खींचकर चुप हो गया। रंगनाथ समझ गया कि घटिया कहानी लेखकों की तरह मुख्य बात पर आते आते वह हवा बांध रहा है। उसने पूछा, फिर तो जब तक दूरबीन सिंह थे गंजेर लोग फाट काटते रहे होंगे? तब रुपन बाबू बोले। उन्होंने रंगनाथ की जानकारी में पहली बार एक साहित्यिक बात कही। सांस भरकर कहा कि पुरुष बली नहीं होत है, कि समय होत बलवान, की भिल्लन लूटी गोपिका, की वही अर्जुन वही वान। रंगनाथ ने पूछा, क्या हो गया रूपन बाबू, क्या शिवपालगंज से कोई तुम्हारी गोपिकाएं लूट गया? रूपन बाबू ने कहा, सनीचर दूसरा वाला किस्सा भी सुना दो। सनीचर ने दूसरा अध्याय शुरू किया। दूसरा अध्याय अब अगले वीडियो में मिलेगा।